अंकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक 9 राज्यों को कवर कर लिया है, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा शामिल हैं। हालांकि हरियाणा में अभी दूसरा फेज होना बाकी है, लेकिन इस समय यात्रा 9 दिनों के ब्रेक पर है और इस 9 दिन के ब्रेक के दौरान कंटेनरों की मरम्मत कर उन्हें उत्तर में पड़ने वाली कठोर सर्दी के लिए तैयार किया जाएगा और 4 महीनों बाद यात्रा में शामिल लोग अपने परिवार से मिल सकेंगे, जिसके बाद पदयात्रा 3 जनवरी 2023 को फिर से शुरू होगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी जिस भारत को जोड़ने या तोड़ने की यात्रा कर रहे हैं, उस भारत का विभाजन 1947 के बाद तो कभी हुआ ही नहीं है। भारत टूटने का काम उनके परदादा के समय हुआ था, जब पाकिस्तान बना और उसके बाद बांग्लादेश बना। भूपेंद्र सिंह ने आगे कहा कि राहुल गांधी अगर अखंड भारत की बात करते हैं तो उन्हें अपनी पदयात्रा ढाका से, इस्लामाबाद से, पेशावर से या फिर रावलपिंडी और कराची से शुरू करनी चाहिए थी। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी हाल ही में भाजपा का दामन छोड़ उससे अलग हुए थे। तब से लगातार राजनीतिक दलों के बीच यही कयास लगाए जा रहे थे कि इसके बाद जनार्दन का अगला कदम क्या होगा, वह किस पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन अब इस सस्पेंस को खत्म करते हुए कर्नाटक चुनाव से पहले जनार्दन ने अपनी नई पार्टी बना ली है और उन्होंने अपनी पार्टी का नाम कल्याण राज्य प्रगति पक्ष रखा है। बता दें, अगले साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें जनार्दन अब अपनी नई पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और इसके साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान किया कि वह कर्नाटक के कोप्पल जिले के गंगावती से 2023 का चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि जनार्दन रेड्डी के खनन घोटाले में फंसने के बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी से साइडलाइन कर दिया था। रेड्डी को इस सारे मामले में जेल भी हुई और उनके गृह जिले बेल्लारी में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। वहीं पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि भाजपा का जनार्दन रेड्डी से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद अब जनार्दन रेड्डी ने नई पार्टी बनाने का कदम उठाते हुए इस फैसले को अपना राजनीतिक स्टंट बताया है और इसके साथ ही उन्होंने रविवार को कहा कि आज मैं अपनी पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष की घोषणा कर रहा हूं, जो मेरी अपनी सोच के साथ, बासवन्ना की सोच के साथ, धर्म और जाति के नाम पर विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ है। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि पुलिस द्वारा इस मामले में लव जिहाद के एंगल को खारिज कर दिया गया है, लेकिन वहीं अब अखिल भारतीय सिने वर्कर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश गुप्ता ने मामले को लेकर कई सवाल खड़े करते हुए इसे विधानसभा में उठाने की बात कही है। सुरेश गुप्ता ने कहा कि तुनिशा शर्मा सिर्फ 20 साल की थी और यह पहली बार हुआ कि कोई एक्ट्रेस ने सीरियल के सेट पर ही आत्महत्या की है। आज सुबह से मैं अलीबाबा सीरियल के सेट पर था। जो जानकारी मुझे मिली है उसके हिसाब से यह तुनिशा की हत्या है या आत्महत्या या फिर आत्महत्या के लिए उकसाने वाला मामला है। पुलिस को हर एंगल से जांच करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एसआईटी जांच की भी मांग की। वहीं भाजपा विधायक राम कदम ने रविवार को एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की आत्महत्या के मामले में तथाकथित लव जिहाद का मुद्दा उठाया है। राम कदम ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और तुनिशा शर्मा के परिवार को न्याय मिलेगा। आत्महत्या का कारण क्या था, क्या इसमें लव जिहाद है या कोई और मुद्दा है, जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन तुनिशा के परिवार को 100% न्याय मिलेगा। और अगर यह लव जिहाद का मामला है तो फिर पुलिस यह भी जांच करेगी कि इसके पीछे कौन से संगठन हैं और साजिशकर्ता कौन है। बता दें, अलीबाबा दास्तान काबुल में बतौर लीड एक्ट्रेस काम कर रही तुनिशा शर्मा ने शनिवार को शो के सेट पर ही आत्महत्या करने की कोशिश की और तभी से एक्ट्रेस की मौत को लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इसके अलावा उनके सह कलाकार शिजान मोहम्मद खान को तुनिशा की मां की शिकायत के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर के मुताबिक दोनों एक रिश्ते में थे और 15 दिन पहले ही उनका ब्रेकअप हो गया था, जिसके बाद एक्ट्रेस ने यह कदम उठाया है। चीन में कोरोना मामलों की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सतर्क हुई भारत सरकार ने 27 दिसंबर मंगलवार को देश भर में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं पर मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि अगर देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ते हैं तो ऐसे में खुद को पूरी तरह से तैयार रहने को लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं पर मॉक ड्रिल आयोजित करें। इसके साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे गए पत्र में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मॉक ड्रिल के लिए प्रमुख फोकस क्षेत्रों को भी सूचीबद्ध किया।
पत्र में कहा गया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता जैसे बिस्तर की क्षमता, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन समर्थित आइसोलेशन बेड, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर समर्थित बेड बेहद जरूरी है। और इस मॉक ड्रिल में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स सहित कोविड मामलों में किसी भी स्पाइक से निपटने के लिए आवश्यक मानव संसाधन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ड्रिल के दौरान पर्याप्त संख्या में आयुष चिकित्सकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का भी आकलन किया जाएगा। साथ ही इस अभ्यास से यह भी जांच की जाएगी कि क्या इन स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड रोगियों और मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति को संभालने के लिए ठीक से प्रशिक्षित किया गया है। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य RT-PCR और रैपिड एंटीजन किट की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करके कोविड परीक्षण क्षमताओं को बढ़ावा देना भी होगा। नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को पीछे छोड़कर CPN माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने प्रधानमंत्री पद को अपने नाम कर लिया है। बता दें, रविवार को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रचंड को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। हालांकि इससे पहले नेपाल कांग्रेस के नेता और मौजूदा PM शेर बहादुर देउबा के ही दोबारा PM बनने की संभावना थी, लेकिन दिन भर के राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच प्रचंड ने विपक्षी CPN UML और अन्य छोटे राजनीतिक दलों के समर्थन से नई सरकार के गठन का दावा पेश कर दिया, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।